हाय एवरीवन, केडी किड्स कोचिंग सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। और आज मैं फिर से नई टॉपिक लेके यहाँ उपस्थित हूँ। नया टॉपिक हमारा जो है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। हम सभी जानते हैं कि जितने भी उच्च वर्ग के जंतु होते हैं, जैसे कि मनुष्य या जानवर, उच्च श्रेणी वर्ग के जो भी जानवर या मानव जंतु जानवर होते हैं, उनमें पाचन के लिए एक विशेष प्रकार का अंग होता है। वह क्या कहलाता है? डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है, पाचन तंत्र कहलाता है। ठीक है। और यह पाचन तंत्र जो होता है, यह पाचन तंत्र हमारे दो भागों से मिलकर बनता है। एक तो हमारा जो पहला भाग होता है वो आहार नाल, मतलब आहार नाल में क्या होते हैं कि कुछ पार्ट्स होते हैं, बड़ी पार्ट्स होते हैं जो आहार नाल की रचना करते हैं, आहार नाल का निर्माण करते हैं। और दूसरा होता है पाचक ग्रंथियां। इन्हीं आहार नाल से जुड़ी हुई कुछ पाचक ग्रंथियां होती है, कुछ ग्लैंड्स होती है। ठीक है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं जो बहुत सारे पाचक रस निकालती हैं, जो अपने ग्रंथि से अलग अलग प्रकार के विभिन्न प्रकार की ग्रंथियां विभिन्न प्रकार की रस निकालती है, एंजाइम स्रावित करती है, जिससे क्या होता है कि हमारा भोजन पाचन होता है। तो ये दोनों मिलकर वर्क करती है, तीनों मिलकर वर्क करती है, पाचक ग्रंथि और पाचक रस। तो हम ऐसा कह सकते हैं, जब भी पूछा जाता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, पाचन तंत्र क्या होता है, तो हम कह सकते हैं जब हमारा आहार नाल, पाचक ग्रंथियां और पाचक रस तीनों मिलकर, या पाचन की क्रियाएं तीनों मिलकर क्या करती है? डाइजेस्टिव सिस्टम का निर्माण करती है। ठीक है। और थोड़ा यह थोड़ा कुछ बच्चों के लिए ऐसा होता है कि यह भारी चीजें नहीं है। आज हम आसानी से इस चीजों को समझेंगे कि किस पार्ट का कौन कौन सा काम होता है और हमारा भोजन अंततः कैसे पचता है। ठीक है, तब तक वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो जो इसका सबसे पहला पार्ट होता है वो होता है आहार नाल। हम आहार नाल के बारे में कुछ चीज जान जाते हैं। आहार नाल जो होता है वो हमारा मुख गुहा से शुरू होता है। ठीक है, मतलब आहार नाल हमारा मुख गुहा से शुरू होता है और नीचे रेक्टम तक फैला होता है। यह हमारा पूरा आहार नाल है। यहाँ मुख गुहा से शुरू होता है और नीचे रेक्टम तक क्या होता है? फैला होता है। और इन्हीं में कुछ कुछ पाचक ग्रंथियां भी होती है जो हमारे जो क्या करती है? पाचक रस स्रावित करती है। जैसे कि हमारा यकृत हो गया, अग्न्याशय हो गया, जठर ग्रंथि हो गई, आंत ग्रंथि हो गई, तो ये सब अपने अपने रस स्रावित करती है। तो ये सब मिलके हमारा क्या करती है? पाचन पाचक मतलब पाचन में, भोजन के पाचन में मदद करती है। सबसे पहले हम आहार नाल से शुरू करते हैं। आहार नाल जो होता है यह एक कुंडलित रचना होती है। कुंडलित रचना मतलब होती है, जैसे कि आप देखने में लग रहा होगा यह सीधा सिंपल गया है, इसको तो हम साधारण कहेंगे, लेकिन यहाँ पर आके देख रहे हैं यह कुंडलित हो गई है, मतलब टेढ़ा मेढ़ा जैसा दिख रहा है। तो इसी को हम कहते हैं कुंडलित रचना होती है। आहार नाल जो होता है एक बड़ा भाग होता है और यह कुंडलित रचना होती है। इसकी लंबाई लगभग 8 से 10 मीटर होती है। फीट में बोलेंगे तो लगभग आपका 30 से 32 फीट आहार नाल की लंबाई हो जाती है। अब आप बोलेंगे कि इतना बड़ा हमारे पेट में अंदर कैसे आ जाएगा? आदमी की लंबाई 6 फीट होती है। तो ऐसा नहीं होता है। देखिए ये मुड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ मुड़ गया है, फिर यहाँ आगे छोटी आंत में बहुत सारे पार्ट्स मुड़े हुए हैं, बड़ी आंत जो है वो भी मुड़ी हुई है। जब उनको एक लंबा मतलब इस तरह से नापा जाए, यह लगभग 32 फीट या 8 से 10 मीटर के बीच में मतलब की लंबाई की होती है। हमने ये सब पहले ही फिगर आउट कर लिया है बोर्ड पर, ताकि वीडियो लंबा ना बने। अब हम जल्दी से इसे समझते हैं। हमने आहार नाल के बारे में समझ गया कि आहार नाल कुंडलित रचना होती है, 10 मीटर लंबी होती है। ठीक है। आहार नाल का जो सबसे पहला पार्ट होता है वो होता है हमारा मुख गुहा। मुख गुहा क्या होता है? ये मुंह के अंदर जब हम खाना खाते हैं, सबसे पहला काम हमारा क्या होता है? खाने को मुंह में रखना। ठीक है, तो हम जैसे ही मुंह में खाना को रखते हैं तो हमारा काम वहां से शुरू हो जाता है। हमारा पाचन का जो काम है और यहीं से हमारा जो अंग है वो करने लगता है। तो हमारे मुख में कौन कौन से अंग है? हमारे मुख में जैसे कि दांत है, जीभ है, ठीक है, दो जौ है, जबड़े है, इन सब का भी कुछ काम होता है। इनका सबका काम क्या होता है? जैसे दांत का काम है भोजन को छोटी छोटी टुकड़ों में करना। ठीक है, जैसे बच्चों लोग के दांत ही नहीं होते हैं तो बच्चे लोग को ना हम लोग गाढ़ा द्रव मतलब द्रव पदार्थ ज्यादातर उनको दिया जाता है। ठीक है, जब हम एक युवा बन जाते हैं तो हम लोग के अंदर दांत आ जाती है। दांत अब भोजन को क्या करता है? छोटे छोटे टुकड़ों में बांटता है। दांत के साथ साथ भोजन मुंह में हमारा जीभ होता है। जीभ एक प्रकार का क्या है? मतलब सेंस ऑर्गन है। ठीक है, जो क्या करता है, इस तरह जैसे कि भोजन में ये छोलनी का काम देखते हैं, भोजन को लाने का काम वो हमारा जीभ करता है। जैसे कि हम काटते हैं, दांत से काटते रहते हैं, तो जीभ का काम क्या होता है? भोजन को इधर से उधर करना, वो भोजन को ऐसी तरह से मिलाने का काम करता है ताकि हर भोजन को एक अच्छी तरह से उसको तोड़ा जा सके। ठीक है, और मुख गुहा में ही हमारा लार ग्रंथि भी पाई जाती है। इसी मुख गुहा में हमारी 3 जोड़ियां लार ग्रंथि भी पाई जाती है। इसकी जैसे कि 3 जोड़ियां क्या क्या है? पहला होता है पेरोटिड ग्रंथि, दूसरा होता है सबलिंगुअल और तीसरा सबमैंडिबुलर। ठीक है, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल लार ग्रंथि होती है।
ये तीनों लार ग्रंथि हमारे मुख गुहा में, 3 प्रकार की लार ग्रंथि होती है जो विभिन्न प्रकार के लारों को स्रावित करती है, ठीक है। और इन लार जो स्रावित करती है, तो उस लार से, वह लार क्या होता है, खाना में मिल जाता है, ठीक है। इन लारों के 2-3 चीज मुख्य काम है, जैसे कि खाना में मिलेगा तो जीभ मिलाने का काम करता है। बहुत सारे लार जो होते हैं जब भोजन में मिलते हैं तो वहां से वो मंड का पाचन शुरू करते हैं, ठीक है, मंड का पाचन शुरू करते हैं। या बहुत सारा बैक्टीरिया या बहुत सारे कीटाणु जो हमारे भोजन के माध्यम से अंदर मतलब मुंह में जाते हैं, तो वह जीवाणुनाशी भी होते हैं, मतलब वह लार यहीं पर कीटाणु को मार देता है, ठीक है, शुरू में, ताकि वो हमारे पेट में न जा सके। यह जो लार होता है बहुत ही जरूरी होता है, ताकि यह लार खाने को साथ मिलने पर खाना को गीला करता है, क्योंकि अगर हम खाना को गीला नहीं करेंगे तो वो फिर अंदर जाने में वो हमें कठिनाई हो सकती है, ठीक है। यह लार ग्रंथि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये लार ग्रंथि जो होती है, यही बच्चे में कभी कभी कहा जाता है कि मुंह से कुछ चीज देखकर लार निकलता है, ठीक है, ऐसा सच में होता है, ठीक है। यह ऐसा लार ग्रंथि होता है जो किसी लोभान्वित चीज या कुछ ऐसे रोचक चीजें हैं जो खाने वाली है, उनसे देखकर बच्चों लोग में यह चीज ज्यादा पाई जाती है, लार टपकना शुरू होता है। या जब हम मुंह खोल के सोते हैं तभी हमारे मुंह से क्या होता है, लार टपकना शुरू करता है। ये लार को लार मत समझिए, वो एक तरह के अम्ल की तरह काम करता है, जो भोजन के साथ भोजन को मिलके भोजन को लार मतलब उसमें भोजन में मिलके भोजन को गीला करता है, ताकि भोजन हमारा आसानी से आगे जा सके। ये जो पेरोटिड ग्रंथि होती है, यह भी लार निकालती है, और यही पेरोटिड ग्रंथि जो होती है वह सांप में जहर का काम करती है। जब हम सांप का जो मुंह होता है उसमें यह पेरोटिड ग्रंथि जहर को स्रावित करती है, जिससे जहर निकलता है, जो हम लोग के लिए, किसी को भी जब सांप काटता है तो उसके लिए वह खतरनाक साबित होता है, ठीक है। अब मुख गुहा के बाद, जब मुख गुहा में जैसे हम जाते हैं, ठीक है, यहाँ दांत के बारे में, दांत और जो जीभ है इसके बारे में जब हम सेंस ऑर्गन पढ़ाएंगे तो जीभ के बारे में रचना बता देंगे। दांत के बारे में आप लोग लगभग जानते ही होंगे, नहीं तो दांत पर जब वीडियो बनाएंगे तो उसमें बताएंगे। दांत भी कई प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, चवर्नक, मोलर, प्रीमोलर, मोलर, ठीक है, रदनक और कतरनक, ऐसे करके 4 प्रकार के होते हैं। तो चारों का अलग अलग मतलब कार्य होता है। यहाँ सिंपल ये समझना है कि दांतों का काम जो होता है, हमें भोजन को छूटा करने का काम होता है, ठीक है, और जीभ का काम लार मिलाना होता है। और ये जो 3 जोड़ी लार ग्रंथि है वह होता है भोजन में, जैसे ही हम खाना खाएंगे लार टपकना शुरू हो जाता है और भोजन को क्या कर देता है, गीला कर देता है। उसके बाद हमारा जो ये यहाँ जो नीचे आता है ग्रसनी, ग्रसनी में आप गौर से देखते होंगे कि 2 प्रकार की छिद्र हमें दिखाई देती है, ठीक है। ग्रसनी में जब हम आते हैं, मुख गुहा से जब हम ग्रसनी के पास आएंगे, यही है, देखिए मैंने पिक्चर दिखाया नहीं, ये हमारा लार ग्रंथि है, ठीक है। यहाँ पे 3 प्रकार की लार ग्रंथि होती है, और यह 3 मुख गुहा में ही हमारा लार जो होता है वह मतलब मिल जाता है। और यह लार से सना हुआ भोजन हमारा आगे की ओर आता है, ग्रसनी में आता है। और ग्रसनी में 2 प्रकार के छिद्र होते हैं। पहला क्या होता है, निगल द्वार, और दूसरा क्या होता है, कंठ द्वार। यह निगल द्वार और कंठ द्वार आप ऊपर से भी देखेंगे तो यहाँ पे दिखाई देता है, मतलब 2 प्रकार के यहाँ छिद्र होते हैं। लेकिन आप जब सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें ये बच्चे बहुत सारे कंफ्यूजन करते हैं, इसलिए मैंने ये वाला पार्ट बनाया है। यह भी पार्ट बनाया, यह ट्रेकिया का पार्ट है, और इसके पीछे से जो मेन निकलता है वह निकलता है हमारा मतलब अभी हम ग्रास नली, ठीक है, जो निगल द्वार खुलता है। यहाँ कंफ्यूजन बहुत सारे बच्चे करते हैं, इसलिए मैं इसे आसानी से मतलब इसे बताता हूँ। देखिए क्या होता है, ग्रसनी में जैसे ही हम जाते हैं तो वहां पे 2 छिद्र होते हैं, एक होता है निगल द्वार, दूसरा होता है कंठ द्वार। अभी हमको कंठ द्वार नहीं पढ़ना है, यही कंठ द्वार श्वास नली में खुलता है, जो कि ट्रेकिया होता है, और यह ट्रेकिया जाके फेफड़ा में खुलता है, जो हमें सांस श्वसन वाले चैप्टर में पढ़ना है। हमें अभी निगल द्वार पढ़ना है। यहाँ पे निगल द्वार जो होता है वह ग्रास नली में खुलता है, ठीक है, ठीक है, ग्रास नली में खुलता है, और ग्रास नली जो होता है इसके ठीक पीछे होता है, ट्रेकिया के ठीक पीछे से आता है, ठीक है। जब अभी तो 3D पिक्चर ऐसे नहीं बना है, जैसे कि अगर हम इसको ऐसे घुमा देते, उस पार्ट से कर देते, तो यह हमारा ट्रेकिया होता है, यह हमारा ट्रेकिया है, यह जाके फेफड़ा में खुलता है, और यह होता है हमारा ग्रास नली, ये श्वास नली जो कि फेफड़ा में चला जाता है, यह ग्रास नली इसके पीछे से सटा हुआ होता है, जो हमारा यह अमाशय में जाके यहाँ पे खुलता है। ऐसे करके 2 नश होते हैं, ठीक है, जब पार्ट में देंगे आगे पीछे करके दोनों अलग अलग पार्ट होते हैं। मतलब कंठ द्वार का नली अलग होता है, और निगल द्वार का नली जो होता है वो अलग होता है। तो अभी हम निगल द्वार को लेके चलना है, कंठ द्वार को लेके नहीं चलना है। अब निगल द्वार और कंठ द्वार के सामने मतलब एक एपिग्लोटिस नाम की मैंने यहाँ नहीं लिखा है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, निगल द्वार के सामने, इन दोनों द्वार के सामने एपिग्लोटिस
एपिग्लोटिस करके एक छोटी सी रचना पाई जाती है, जिनका मेन काम क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं ना तो वो कंठ द्वार को बंद कर देता है, जिससे कि खाना कंठ द्वार में ना जाए। ठीक है, जब भी हम खाना खाते हैं तो एपिग्लोटिस का काम होता है, जो हमारा कंठ द्वार है, क्योंकि यहाँ पे दो द्वार है, निगल द्वार और कंठ द्वार। तो यह एपिग्लोटिस क्या करता है, कंठ द्वार को बंद कर देता है, ताकि क्या हो, खाना हमारा मतलब कंठ द्वार में ना जाए। लेकिन कभी कभी बच्चे लोग क्या करते हैं, या कुछ लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में खाना खाते हैं, या कहीं टीवी देख के खाना खाते हैं, मतलब कहीं बिजी है और खाना भी खा रहे हैं, तो जल्दबाजी में खाना खाने के कारण क्या होता है, उस समय यह एपिग्लोटिस मतलब ठीक से वर्क नहीं कर पाता, तो कुछ खाने का अंश हमारे कंठ द्वार में भी जाता है, जिससे कभी कभी क्या कहते हैं, छींकने या खांसने की या सरकने वाली बातें जो होती है कि हमने सरक दिया, वो इसी के कारण होती है। अगर आपका एपिग्लोटिस ठीक से वर्क किसी कारणवश नहीं गया तो खाना का छोटा सा, वो भी छोटा, बड़ा खाना नहीं कि इतना चावल खाए इतना चावल नाक से निकल गया, ऐसा नहीं होता है। खाना का छोटा सा, क्योंकि खाना को तो हम दांत से पहले ही छोटा कर चुके होते हैं, तब यहाँ कंठ में जाता है, तो खाना का एक छोटा सा अंश जो होता है वह कंठ द्वार में चला जाता है, जो हम नाक से मतलब नाक से कभी कभी बाहर आ जाता है, वो छोटा सा अंश होता है, जिसको हम खांसने या छिड़कने भी करते हैं। तो हम लोग की मान लो होती है, वो ऐसे करके ठोकती है। इसके क्यों ठोकती है, ताकि जैसे हम ऐसे ठोकेंगे, मतलब मुंह पर ऐसे से ठोकेंगे, तो कंठ द्वार वाला खाना जो वापस ग्रास नली में आ जाए, ठीक हो जाए, या इस नाक में अगर फंस जाए तो वो बाहर आ जाए। हालांकि यह बहुत कम केसों में होता है, लेकिन यह जल्दबाजी से इसीलिए कहा जाता है कि जल्दबाजी में खाना नहीं खाना चाहिए। और मतलब कुछ लोग टीवी देखने का मतलब ये नहीं है कि टीवी देख के आप धीरे धीरे खा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ लोग जल्दबाजी में, मेन चीज का जल्दबाजी का कारण होता है, इसे जल्दबाजी इसलिए कहा था जल्दबाजी में खाना नहीं खाना चाहिए। तो ये आपको एपिग्लोटिस समझ में आ गया। ठीक है, एपिग्लोटिस जब हम ये पढ़ाएंगे श्वसन, तो उसमें भी एपिग्लोटिस की चर्चा कर देंगे। अब जो हमारा यहाँ निगल द्वार है, हमको अभी ग्रास नली पहुंचना है। ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है, यह जो ग्रास नली है, ठीक है, अभी हम आगे से ट्रेकिया है, पीछे से ग्रास नली आया है, और यह पीछे का ग्रास नली हम आगे लेके गया है, ट्रेकिया यहीं पे बंद हो गया है, देखो यह फेफड़ा यहाँ पे खुल जाता है। तो पीछे से जो ग्रास नली आता है, उस ग्रास नली में खाना जो है पचता नहीं है, उस ग्रास नली में खाना धीरे धीरे जाता है। धीरे धीरे कैसे जाता है, जैसे कि आप वो एक लंबा वाला बैलून होता है, वो लंबा वाला बैलून देखते होंगे, मेला में मिलता है, इतना इससे लंबा करके बैलून होता है। एक गोल वाला होता है, गोल वाला की बात नहीं कर रहा, लंबा वाला बैलून होता है, जिसको लोग कंठ में ऐसे करके लपेट लेते हैं, गर्दन में मतलब लपेट के, और बहुत मजे करते हैं, छोटे बच्चे सब करते हैं ऐसा, या वो गदा उदा बनाने में जो काम आता है उसमें देखिएगा, जब आप हवा भरते होंगे तो देखते होंगे कि पहले इतना दूर हवा भराया, फिर इतना दूर हवा बढ़ाया, फिर इतना दूर बढ़ाया, फिर इतना दूर बढ़ाया। तो इस तरह से ही क्या होता है, ग्रास नली हमारा बना होता है, इस तरह से हमारा ग्रास नली बना होता है। और यह ग्रास नली, हम इस लाइन की बात कर रहे हैं, इस ग्रास नली में खाना जब आता है तो जहां पे खाना आया वो फैलेगा, ठीक है, बाकी भाग सिकुड़ा रहता है, बाकी भाग ऐसे सिकुड़ा हुआ रहेगा। फिर यह ऊपर से फोर्स लगता है तो फिर ये खाना इस पार्ट में आता है, तो यह वाला चिपक जाता है, यह वाला अब चिपक जाएगा, ऐसे करके यह चिपक जाएगा और इसको फैलाएगा। ठीक है, और फिर यह वाला पार्ट अभी जब इस पार्ट में आएगा तो यह वाला पार्ट फैल जाएगा और यह वाला फिर चिपक जाएगा। मतलब ऐसे ऐसे करके खाना उसमें जाता है। एक बार यह फैलता है तो यह फैलता है तो ये चिपका हुआ रहता है, और जब खाना इसमें जाता है तो फिर नीचे से यह दब जाता है और इसको खाना को आगे बढ़ाते हैं, मतलब हम यहाँ से दाबेंगे खाना आगे बढ़ेगा, फिर यह फैला खाना इसमें आया, फिर चपता होगा, फिर खाना आगे जाएगा, फिर ये पचक जाएगा, ऐसे करके खाना आगे आता है। इसको हम लोग मतलब कहते हैं संकुचित होना और फिर फैलना। मतलब एक बार जैसे कि इसमें मेरा मान के चलिए कुछ हम रखे और इसको हम संकुचित करेंगे तो इसमें से खाना बाहर आएगा, इसको बनाए खाना यहाँ आ गया, ठीक है, अब खाना यहाँ आ गया तो ये वाला भाग फैल गया, अब फिर हम इसे फैल बंद करेंगे तो खाना और आगे भागेगा। ऐसे करके खाना क्या होता है, धीरे 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 पीछे अमाशय में, नीचे अमाशय में जाके खुलता है। तो ये जो कर्मानुकुंचन, इसको कर्मानुकुंचन कहते हैं। मतलब यह जो हमारा फैलाव, मतलब कि संकुचन और शिथिलन जो हुआ, शिथिलन जो होता है, इसी दोनों की क्रिया को हम कर्मानुकुंचन कहते हैं। अर्थात ग्रास नली में जो हमारा भोजन है वह कर्मानुकुंचन के माध्यम से धीरे धीरे नीचे की ओर जाता है, और नीचे की ओर जाकर यह अमाशय में खुलता है। हमारा यह जो ग्रास नली नीचे की ओर आके अमाशय में खुलता है, यहाँ हमने अमाशय को बनाया है, ठीक है। और अमाशय जो होता है सबसे मेन काम यहाँ होता है, अमाशय में ज्यादातर पाचन, जो मेन पाचन होता है अमाशय की काम, वहां से मेन पाचन शुरू हो जाता है। वो मुख गुहा से ही पाचन का कार्य शुरू होता है, क्योंकि मुख गुहा में ही लाल ग्रंथि सब मिलकर उसे ढीलापन देता है, लेकिन मेन पाचन जो होता है शुरू वह अमाशय से माना जाता है, क्योंकि अमाशय के 3 पार्ट होते हैं। यह जो हमारा अमाशय है, यह अमाशय जो हमारा यह
इसके 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। पहला पार्ट को हम लोग कार्डियक कहते हैं, उसके बाद दूसरे पार्ट को हम फुंडिक कहते हैं, बीच वाले पार्ट को फुंडिक कहते हैं, और तीसरे वाले पार्ट को पाइलोरिक कहते हैं। पाइलोरिक कहते हैं, हमने यहाँ लिख रखा है। पहले पार्ट को हम क्या कहते हैं? कार्डियक, दूसरे पार्ट को फुंडिक और तीसरे पार्ट को पाइलोरिक भाग कहते हैं। कार्डियक भाग में हमारा क्या होता है? HCl का स्रावित होता है। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावित, मतलब HCl अम्ल का स्राव होता है, ठीक है। HCl अम्ल क्या करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यह एक प्रकार का एसिड है, ठीक है। यह एक प्रकार का एसिड है, अम्ल है। यह एसिड का काम क्या होता है? भोजन में जो भी प्रोटीन आ रहे हैं उस प्रोटीन को क्या करता है? उस पर कार्य करके उसको पेप्टोन में बदल देता है। पहले उसमें निष्क्रिय पेप्सिनोजिन पाया जाता है, पेप्सिनोजिन पाया जाता है, उस पर पेप्सिन एंजाइम बनती है और पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन पर कार्य करके उसे क्या करता है? पेप्टोन में बदल देता है। इस प्रकार से भोजन हमारा जो है HCl के साथ घुल मिल जाता है, ठीक है। और फुंडिक भाग जो होता है, फुंडिक भाग में हमारा यह कांटेदार जैसी रचनाएं होती है, यह खाने को रोक के रखता है। अगर ऐसा नहीं होता, मान के चलिए फुंडिक भाग में, इसको हम लोग रूजी कहते हैं, मतलब साइंस की भाषा में इसे रूजी कहते हैं। यह फुंडिक पार्ट खाने को रोक के रखता है, क्योंकि देखिए जब हम खाना खाते हैं तो ऐसा नहीं है खाना हमारे सीधे डायरेक्ट एकदम स्पीड में पेट में जाएगा, तो ढम ढम का आवाज आएगा। तो खाना बाई प्रोसेस धीरे धीरे जाता है। जब ग्रास नली में आते हैं खाना, ग्रास नली में खाना आता है तो वह धीरे धीरे खाना सकता है, ठीक है। यहाँ बहुत सारे, देखिए मैं भी इधर देखता हूँ तो बच्चे ये समझते हैं कि सर ट्रेकिया का मतलब ये ट्रेकिया का पिक्चर क्यों बना है, ठीक है। आप ये आपकी बुक में दिया हुआ है, ठीक है। 10th के बुक में ये ट्रेकिया का पिक्चर दिया हुआ है। श्वसन में ये ट्रेकिया पढ़ना, आप इसे ग्रास नली मत समझिएगा, नहीं तो आप हम इसे मिटा के सही भी कर सकते हैं। ऐसे ऐसे समझे, ग्रास नली हमारा सिंपल होता है ऐसे। वो जो बलय बनता है ना, वो जो गोल का बलय होता है वो ट्रेकिया में होता है, ताकि वो पचके ना, फूले ना। इसमें खाना के माध्यम से क्या होता है? संकुचन होता है, फैलाव होगा, संकुचन, फैलेगा फिर सिकुड़ेगा, फैलेगा फिर सिकुड़ेगा, फैलेगा फिर सिकुड़ेगा, खाना अमाशय में हमारा पहुंच जाएगा। अमाशय के पार्ट पे थे तो इसमें फुंडिक भाग खाना को रोक के रखता है, ठीक है। और HCl अम्ल यहाँ स्रावित होता है। और नीचे वाला जो पाइलोरिक पार्ट जो होता है, पाइलोरिक भाग में हमारा क्या होता है? जठर ग्रंथि होती है, जो कि हमारे पाचक ग्रंथि होती है। जठर ग्रंथि एक प्रकार की पाचक ग्रंथि है जो क्या करती है? जठर रस स्रावित करती है। इन्हीं जठर रस में से एक म्यूकस नाम का म्यूकस जो होता है वो भी रस स्रावित होता है। अब यह जो कार्डियक पार्ट है जो HCl का स्रावित करता है, कभी कभी इस HCl से यह पूरे अमाशय को अगर कोई बचा के रखेगा तो वह कोई क्षार बचा के रखेगा, और वही म्यूकस जो होता है वह क्षार का काम करता है। मतलब म्यूकस जो होता है वह क्षार का काम होता है, जो कि जठर रस स्रावित करता है, वह म्यूकस होता है। यह म्यूकस क्या करता है? इस HCl अम्ल को नॉर्मल करता है। इस HCl अम्ल को क्या करता है? इस HCl अम्ल को नॉर्मल करता है। अगर देखिए हमारे अमाशय में बहुत सारा एसिड बन रहा है, HCl तो एक एसिड है और HCl बहुत सारा बन रहा है, तो हमारे अमाशय को नुकसान पहुंचेगा, ठीक है। तो इसलिए जठर रस में से क्या निकलता है? म्यूकस निकलता है। वह म्यूकस HCl को नॉर्मल करता है ताकि वह अमाशय की जो दीवार है उसको भी रक्षा कर सके। तो यह म्यूकस भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो कि क्षार का काम करता है। उसके बाद जठर ग्रंथियों में क्या होता है? गैस्ट्रिक लाइपेज सब भी निकलता है, जहां वसा जो है वो हमारा ग्लिसरॉल में बदलता है। वसा का भी पाचन यहाँ से शुरू होता है और धीरे धीरे वसा को तोड़ा जाता है, ठीक है, और वो ग्लिसरॉल में बदला जाता है। यहाँ एक दो चीज, अमाशय में के बाद नसें मतलब स्टोमक, आप लोग इंग्लिश में भी आप इसे याद कर सकते हैं, स्टोमक होता है, ठीक है। ग्रसनी को हम लोग लैरिंग्स कहते हैं, मुखबुआ। हम कह रहे थे अमाशय के बारे में। अमाशय को ही हम लोग एक तरह से असली पेट कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं? इसको पेट कहते हैं। ये जो हमारा पेट दिख रहा है वो पेट नहीं होता, वो उदरगुहा होता है। वो क्या होता है? उदरगुहा होता है। जो हमारा असली पेट होता है वो अमाशय में होता है, वो अमाशय ही होता है। छोटा सा पेट यहाँ पे यह होता है, जिसमें HCl अम्ल सब की स्रावित होती है। जब हम खाना नहीं खाते हैं तो हमारा HCl अम्ल लगभग 3 लीटर, 2.5 से 3 लीटर तक हमारा HCl अम्ल प्रत्येक दिन स्रावित होता है। खाना अगर हम बहुत लंबे समय तक नहीं खाएंगे तो HCl अम्ल का स्राव ज्यादा होता है, ठीक है। HCl अम्ल का स्राव क्या होता है? ज्यादा होता है। उस समय क्या होता है? म्यूकस कम हो जाता है। HCl अम्ल ज्यादा स्रावित होगा तो म्यूकस कभी कभी क्या होता है? कम हो जाता है। और म्यूकस कम होने की वजह से क्या हो जाता है? HCl अम्ल जो है यह पाइलोरिक भाग में आके जमा होने लगता है। और पाइलोरिक भाग में जब HCl अम्ल जमा होगा तो पाइलोरिक भाग में छोटे छोटे गड्ढे बन जाते हैं। उस गड्ढे को हम लोग अल्सर के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसे हम लोग अल्सर के नाम से जानते हैं। यही अल्सर पेप्टिक अल्सर कहलाता है। और यह उन लोगों में ज्यादातर होता है जो लोग बहुत दिनों तक भोजन नहीं करते हैं या खाली पेट रहने का आदत है, उन लोगों में यह पेप्टिक अल्सर हो जाता है, जो कि एक
बीमारी का कारण बनती है। तो हमें भूखे रहना 2-3 दिन तक रहना अच्छा नहीं होता, क्योंकि यह HCl अम्ल के कारण होता है। कभी कभी क्या होता है, हम लोग बाराती शादी में जाते हैं तो लोग सिर्फ खाना, बहुत सारा खाना खाते हैं, ठीक है। तो उन बहुत सारे खाना खाने को मतलब खाना खाने से क्या होता है कि अब खाना हमने बहुत ज्यादा खा लिया, तो अमाशय में खाना आएगा तो भी अमाशय भी सोचेगा भाई इतना खाना को पचाना मतलब असंभव लग रहा है, तो वो क्या करेगा, बहुत ज्यादा से ज्यादा HCl अम्ल को स्रावित करेगा। तो ज्यादा अगर भोजन की तुलना के रूप में अगर HCl अम्ल ज्यादा बन जाता है तो उस समय हमारे पेट में गैस बनना शुरू हो जाता है, जो कि यहीं से होता है, इस पेट से गैस नहीं होता है, ठीक है। और गैस जब बनता है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, उसके उल्टा मतलब छाड़ की पत्ती ऐसा कुछ लेते हैं, ऐसा कुछ पीते हैं, जैसे कि इनो पीते हैं, ताकि वो जाके उस गैस को कम करता है। तो आप आई होप आपको यह समझ में आ गया कि अमाशय हमारा क्या होता है, असली पेट होता है। बच्चे लोग इस को कहते हैं यह पेट, यह एक उदर कुआ है, ठीक है। तो आई होप आपका ये अमाशय तक पार्ट समझ में आ गया कि हमने मुख गुहा से भोजन को शुरू किया। लार ग्रंथि 3 प्रकार के जो भोजन के साथ मिला, भोजन को गीला किया, और भोजन गीला होकर ग्रास नली के माध्यम से यह हमारा अमाशय में आया। ग्रास नली में कौन सी क्रिया होती है, कर्मानुकुंचन की क्रिया होती है। ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है, और अमाशय के 3 पार्ट होते हैं, हमने अभी तक नहीं पढ़ा है। अब हम इसे मिटाते हैं तब तक, और मिटाने के बाद मैं फिर से बोर्ड पर सारी चीजें क्या बताना है उस चीज को नोट कर देता हूँ, ताकि वीडियो लंबा ना हो, क्योंकि लिखने के क्रम में वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है। तो फिर मैं आगे के पार्ट की चर्चा करूंगा, ठीक है। मैंने यहाँ सारी चीज नोट कर ली है। अब हम समझते हैं कि अमाशय के बाद हमारा भोजन आगे कहाँ जाता है, ठीक है। तो अमाशय के बाद हमारा भोजन छोटी आंत में खुलता है, ठीक है। और छोटी आंत में जो होता है वो पाइलोरिक छिद्र के द्वारा खुलता है। हमारा जो यह छोटी आंत अमाशय जो है, अमाशय के बाद एक पाइलोरिक छिद्र के द्वारा यह हमारा छोटी आंत जुड़ा होता है। छोटी आंत जो होता है हमारा सी की आकार का होता है, ठीक है। ऐसे इस 3 पार्ट में बटा होता है, हम छोटी आंत के बारे में पढ़ेंगे। यह जो छिद्र में खुलता है यह पाइलोरिक छिद्र कहते हैं। मतलब हमारा जो अमाशय जो है, अमाशय से निकला हुआ भोजन छोटी आंत में खुलता है, जो कि पाइलोरिक छिद्र द्वारा क्या होता है, छोटी आंत से जुड़ा होता है। इसके बीच में, इस दोनों के बीच में, ठीक है, अमाशय का जो ये छोटी आंत का जो पहला पार्ट होता है, ग्रहणी जो होता है, उसके बीच, उससे पहले हमारा 2 पार्ट से और भोजन गुजरता है। वह 2 पार्ट हमारा क्या क्या है, वह जैसे पहला पार्ट है यकृत या अग्नाशय, जो कि दोनों एक प्रकार की ग्रंथि है जो पाचक रस स्रावित करती है। तो यह जो यकृत जो है, लीवर जो है, जिसे हम लीवर से भी जानते हैं, लीवर जो है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यह लगभग 1.5 kg की होती है। यह यकृत जो है, यकृत हमारा यह पार्ट है, यह जो पार्ट है हमारा यह यकृत है। यह जो अमाशय है वह छोटी आंत में खुलता है पाइलोरिक छिद्र के द्वारा, ठीक है। लेकिन इससे पहले यकृत में यह पित्ताशय होता है। यकृत के ठीक नीचे वाला भाग पित्ताशय से जुड़ा होता है, उसको हम गॉल ब्लैडर कहते हैं। उसमें से पितरस निकलता है, और यह पितरस जो होता है हल्का हरा रंग का होता है। मतलब पितरस होता है जो कि क्षारीय प्रकृति का होता है। इसका क्या काम होता है, जैसे कि अब हमारा भोजन जो कि HCl को मिला के ला रहा है, मतलब एसिड को मिला के ला रहा है, तो उसको अब छोटी आंत लेगा ही नहीं, क्योंकि छोटी आंत में अगर एसिड जाएगा तो यह हमारे शरीर के लिए खराब कर सकता है। छोटी आंत उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो उससे पहले जो यह पितरस जो होता है वह भोजन के साथ मिल जाता है। तो पितरस जो हमारा होता है वह भोजन के साथ मिलता है। और इसी प्रकार यह जो हमारा यह त्रिकोणमा वाला पार्ट है, यह अग्न्यास है, मतलब पेनक्रियाज जो है, उस पेनक्रियाज से भी बहुत सारे एंजाइम निकलते हैं जो कि क्षारीय प्रकृति के होते हैं, जो छोटी आंत में, छोटी आंत के पहला पार्ट जो है ग्रहणी, छोटी आंत का जो पहला पार्ट है ग्रहणी, उस ग्रहणी में दोनों मतलब खुलते हैं। पहले हम बताते हैं यकृत के बारे में। बड़ी आंत होता है, इसमें पितरस होता है जो कि क्षारीय प्रकृति का होता है, और इसमें वसा का क्या होता है, पाइसीकरण होता है। इसको हम पाइसीकरण कहते हैं। वसा का विखंडन होता है, जो वसा को वहां ग्लिसरॉल में बदल दिया गया था, ठीक है। अब वह यहाँ पे क्या होगा, उस वसा का और अच्छे से विखंडन होगा, टूटेगा वो बटा, और उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, पाइसीकरण कहते हैं। यहाँ ध्यान रखना है, यकृत से बहुत सारी कोशिकाएं निकलती है। यकृत से क्या होता है, बहुत सारे छोटी छोटी कोशिकाएं निकलती है, मतलब वाहिनी निकलती है, जो कि हमारा मूल पित्त वाहिनी कहलाती है। मूल पित्त वाहिनी हमने कहीं लिखा है, हाँ यहाँ, यह मूल पित्त वाहिनी, बहुत सारी यकृत से छोटी छोटी नलिकाएं निकलती है जो कि मूल पित्त वाहिनी कहलाती है। और इसी तरह से पेनक्रियाज से भी छोटी छोटी क्या होती है, वाहिनियां निकलती है, नलिकाएं निकलती है, जिसे हम लोग अग्न्याशयी वाहिनी कहते हैं, वाहिनी कहते हैं, अग्न्याशयी वाहिनी कहते हैं। ये दोनों नली मिलके छोटी आंत में खुलती है। ये वाला पार्ट बड़ी आंत का है, जो चारों तरफ से घिरा हुआ है वो बड़ी आंत है। नीचे यह छोटी आंत में यह दोनों नलिकाएं खुलती है। मूल पित्त वाहिनी और अग्न्याशयी वाहिनी दोनों हमारी छोटी आंत के पहले पार्ट में खुलती है। छोटी आंत को हम ऐसे, छोटी आंत को हम ऐसे बना सकते हैं इस प्रकार से। यह जो छोटी आंत का पहला पार्ट है,
यह बीच वाला पार्ट है और यह तीसरा पार्ट है। पहली पार्ट को हम लोग ग्रहणी कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्रहणी। दूसरे पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, जेजुनम कहते हैं, इसको जे से लिखते हैं। और तीसरे पार्ट को हम इलियम कहते हैं, इसको हम आई से लिखते हैं। हमने यहाँ नोट कर दिया है, छोटी पार्ट जो होता है 3 भाग में बटा होता है, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। तो हमारा जो ये यकृत है, यह जो हमारा यकृत है, यह यकृत और यह जो पेनक्रियाज है, तिनकुरमा पार्ट, यहाँ 2 छोटे दिख रहे हैं। इनसे बड़ी बड़ी जो इससे छोटी छोटी नलिकाएं होती है जो यहाँ ग्रहणी में खुलती है, और ये भी नलिकाएं यहाँ ग्रहणी में खुलती है। ठीक है, इससे क्या होता है, जब भोजन अमाशय से सीधे छोटी आंत में आता है, अमाशय से, तो वह एक्सियल घोल कहलाता है, एसिड घोल कहलाता है। तो यह यकृत और पेनक्रियाज अग्न्याशय क्या करता है, उस नलिकाएं द्वारा क्षार, मतलब क्षार को छोड़ता है। ठीक है, क्षार उसमें मिला देता है, जिससे कि वह नॉर्मल हो जाता है, वह एसिड नॉर्मल हो जाता है। और फिर वह छोटी आंत क्या करती है, ग्रहणी से जेजुनम में और जेजुनम से इलियम में भेजता है। जेजुनम में कोई खास नहीं होता है, जेजुनम थोड़ा खाना को फैलने के लिए जगह देता है। जेजुनम का काम होता है खाना को थोड़ा फैलने के लिए जगह दे। अब जेजुनम से क्या होता है, खाना हमारा इलियम में होता है, और इलियम में छोटी छोटी बिलाई होती है, इसको हम बिलाई कहते हैं, ऐसे ऐसे पार्ट होते हैं, इसको बिलाई कहते हैं। इसी बिलाई के द्वारा छोटी आंत का क्या होता है, छोटी आंत से भोजन क्या होते हैं, जो भी बचा हुआ भोजन है वह बिलाई के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। अर्थात हम ऐसे कह सकते हैं कि बहुत सारे जो भी रस, जो ये पित्त रस है, अग्न्याशय से जो अग्न्याशय रस निकाली जा रही है, अग्न्याशय से हम यहाँ पे ये 3 रस के बारे में बताना भूल गए। यह जो अग्न्याशयी वाहिनी है वो 3 प्रकार की क्या करते हैं, मतलब एंजाइम निकालते हैं। यह तीनों प्रकार के एंजाइम के अपने अपने काम है। जैसे ट्रिप्सिन क्या करता है, ट्रिप्सिन जो हमारा वहां पे प्रोटीन जो है पेप्टोन में बदल गया था, यह ट्रिप्सिन अब क्या करेगा, पेप्टोन को पेप्टाइड में बदल देता है। क्या करता है, हम थोड़ा ये एंजाइम के बारे में नहीं बताए थे, आगे चले गए थे, बता देते हैं। अग्न्याशय में भी 3 प्रकार के क्या होते हैं, एंजाइम्स पाए जाते हैं जो रस निकालती है। और यहाँ भी क्या होती है, यकृत में भी पिता से पितरस निकालता है, जो कि क्षारीय प्रकृति का होता है। अग्न्याशय से भी ये 3 प्रकार के, इसको हम शॉर्टकट में LAT भी कहते हैं, LAT, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है, पेप्टोन जो वहां बना था, प्रोटीन जो पेप्टोन में बदला था, उस पेप्टोन को यह पेप्टाइड में बदल देता है। एमाइलेज क्या करता है, स्टोज और ग्लूकोज का पाचन करता है और यह इसे माल्टोज में बदल देता है। ठीक है, और फिर लाइपेज क्या कर देता है, वसा का भी पाचन करता है, जो भी वसा बच गया उस वसा का फिर से अच्छे से पाचन करता है। तो इस तरह से अब भोजन का पाचन पूरी तरह से हमारी छोटी आंत में ही हो जाता है। छोटी आंत के पहले पार्ट में ही लगभग भोजन का पाचन हो जाता है। फिर हमारा भोजन धीरे धीरे या ऐसे ग्रहणी से होते हुए, जेजुनम होते हुए विलियम मतलब इलियम में आता है, और इलियम में जो बिलाई मौजूद है वह भोजन के जो पचा हुआ भोजन है उससे क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। और यह इलियम जो होती है छोटी छोटी रुधिर कोशिकाओं से जुड़ी होती है, छोटी छोटी रुधिर कोशिकाओं से मिली होती है। उस रुधिर कोशिकाओं द्वारा जो भी पचा हुआ भोजन है उससे जो एनर्जी बना है, ठीक है, उससे जो एनर्जी बना है वह रुधिर में मिल जाता है, रक्त में मिल जाता है, और फिर रक्त क्या करता है, उस बचे हुए भोजन का पूरे शरीर में फैलाव करता है। ठीक है, इस प्रकार हमारा भोजन का पाचन किस तरह हो जाता है, छोटी आंत में कंप्लीट हो जाता है। अब छोटी आंत के आगे जो होता है, यह जो पार्ट है यह बड़ी आंत से जुड़ा होता है। ठीक है, यह जो बड़ी आंत जहाँ पे जुड़ा होता है उसे हम लोग अपेंडिक्स कहते हैं। यह एक प्रकार का कह सकते हैं कि अवशेषी अंग है, इसका कोई खास कार्य नहीं होता, उन्हीं की समान रचना होती है जो इससे जुड़ा होता है। और छोटी आंत में जो वैसा खाना जो पचा नहीं है, जिस खाना से अवशोषण हो गया है, अपचा खाना जो होता है वह यह बड़ी आंत में आ जाता है। और हमारा बड़ी आंत जो होता है वह 2 भागों में बटा होता है। एक भाग कोलोन कहते हैं और दूसरे भाग को क्या कहते हैं, रेक्टम कहते हैं। रेक्टम हमारा नीचे वाला पार्ट होता है, और यह जो पार्ट है यह कोलोन कहलाता है। ठीक है, कोलोन कहलाता है। और जो ऊपर की ओर कोलोन गया है, तो ऊपर की ओर गया है तो यह 3 पार्ट में बटा होता है कोलोन। जो ऊपर की ओर गया है उसको हम ऊपरीगामी कोलोन कहते हैं। ठीक है, जो इधर गया है ऐसे ऐसे जो कोलोन गया, यह जो बड़ी आंत ये चारों तरफ से घिरा हुआ है, ऐसे करके चारों तरफ से घिरा है, तो ऊपर की ओर गया है उसको ऊपरीगामी कोलोन, जो इधर गया है उसे हम अनुप्रस्थ कोलोन, और जो नीचे की ओर गया है उसे हम क्या कहते हैं, अधोगामी कोलोन कहते हैं। और यही फिर नीचे आकर यह हमारा रेक्टम में क्या होता है, होता है। तो इस तरह से भोजन का क्या होता है, हमारा जो भोजन हमारा छोटी आंत से बड़ी आंत में आता है, और बड़ी आंत में क्या होता है, जो भी भोजन हमारा बचा हुआ है वह भोजन में जो पानी का अवशोषण होता है वह बड़ी आंत द्वारा पानी का अवशोषण कर लिया जाता है। ठीक है, और पानी का अवशोषण बड़ी आंत द्वारा क्या होता है, और बाकी जो गंदे खाने जो अपचा भोजन है उसको रेक्टम के द्वारा, मल द्वारा हम लोग शरीर से क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। इस प्रकार से हमारे शरीर में पूरे पाचन की क्रियाएं होती है। ठीक है, आपको हमने यह 3 चीज नहीं बतानी है, एक बोलस, काइम और चक्र।
ठीक है। यह बोलस काइम और चाइल्ड क्या होता है वो बताइए। जब हम भोजन मुंह में रखते हैं, भोजन हमारा जो मुंह में रखते हैं, तो वह जो भोजन का प्रकृति होता है उसे हम बोलस कहते हैं। जो हमने मुंह में रखा, जो लार ग्रंथि से मिला, उसको बोलस कहा जाता है विज्ञान की भाषा में। और वह भोजन जब अमाशय में बहुत सारे रस, HCl, जठर ग्रंथि, म्यूकस, ये सब जो स्रावित होती है वो सब भोजन के साथ मिल जाती है और जब वह निकलती है उसको काइम कहते हैं। ठीक है। उस प्रकृति को, यह मतलब काइम जो होता है वह पेस्ट की तरह बन जाता है, गीला गीला खाना की तरह बनता है, चिपचिपा पदार्थ जैसा बन जाता है भोजन जब इसमें HCl अम्ल सब मिल जाती है, तब जठर रस सब मिल जाती है। और वहीं जब छोटी आंत से जो भोजन निकलता है, छोटी आंत रस भी बहुत सारे आंत रस में स्रावित होते हैं, छोटी आंत से जब वो खाना निकलता है तो वह एक तरह का चाइल कहलाता है। बहुत सारी किताबें इसे काइल भी लिखती है और बहुत सारे जो 10th लेवल की किताब होती है वो चाइल भी लिखती है। वो चाय की प्रकृति होता है, मतलब पेस्ट से भी और मतलब गाढ़ा हो जाता है, गीला गीला टाइप का हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, चाय कहते हैं। तो आई होप आपको यह चीज समझ में आ गया होगा। अब इन शॉर्ट एक बार फिर से हम ऊपर से लेके नीचे तक सारे पार्ट्स को हम एक बार फिर से थोड़ी देर के लिए समझा देते हैं। जैसे ही हम भोजन मुख में करते हैं तो हमारा भोजन मुख गुहा में आता है। मुख गुहा में हमारी 3 जोड़ियां लार ग्रंथि पाई जाती हैं। ठीक है। पैरोटिड ग्रंथि, सबलिंगुअल ग्रंथि और सबमैंडिबुलर। इन लार ग्रंथियों से क्या होता है, भोजन जो है, भोजन सना हुआ भोजन हमारा ग्रासनली अर्थात ओसोफेगस के द्वारा हमारा अमाशय में आता है। ओसोफेगस में खाना का पाचन नहीं होता है, भोजन का पाचन नहीं होता है, उसमें शीतलन और संकुचन, फैलाव और शीतलन होता है, जिसके कारण से वह खाना उस क्रिया को कर्मानुपिंचन कहते हैं और वह फिर धीरे धीरे कहाँ आता है, अमाशय में आता है। अमाशय हमारा 3 भाग में बटा होता है। पहला भाग कार्डियक, दूसरा भाग फुंडिक, तीसरा भाग पाइलोरिक। कार्डियक भाग में HCl का स्रावित होता है। फुंडिक भाग खाने को रोक कर रखता है जिसमें रोजी बनी होती है। और यह जो पाइलोरिक भाग होता है जिसमें जठर रस होती है जो म्यूकस का स्रावित करती है। म्यूकस अमाशय की दीवार को HCl से बचाता है। HCl क्या करता है, खाने के साथ मिक्स होता है और उसे काइम में परिवर्तित करता है। बहुत सारे मतलब HCl जो होते हैं भोजन के पाचन में मदद करते हैं। अमाशय से जो होता है भोजन हमारा सीधे छोटी आंत के पहले पार्ट ग्रहणी में खुलता है। छोटी अमाशय से यह जो अमाशय है, अमाशय का जो यह होता है यह पाइलोरिक भाग द्वारा ग्रहणी में खुलता है। ठीक है। और ग्रहणी में 2 नलिकाएं आती है। एक नलिकाएं आती है यकृत से और दूसरी नलिका ये जो पेनक्रियाज है अग्न्याशय से। यकृत और अग्न्याशय की 2 नलिकाएं, जो यकृत से नलिकाएं निकल के आती है वो आती है हमारी मूल पित्तवाहिनी, उसे हम क्या कहते हैं, मूल पित्तवाहिनी। और जो अग्न्याशय से निकल के जो आती है उसे हम कहते हैं अग्न्याशयी वाहिनी। दोनों नलिकाएं ग्रहणी में आके खुलती है और ग्रहणी में दोनों क्षारीय प्रकृति की एंजाइम को लेके आती है, क्षारीय प्रकृति की रस निकालती है। यहाँ से जो HCl एसिड से मिला हुआ खाना जो रहता है वह दोनों प्रकार की क्षारीय प्रकृति के साथ मिलकर नॉर्मल हो जाता है। तब मतलब छोटी आंत में क्या होता है, बस सबका मतलब भोजन का पाचन अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाता है। अग्न्याशय रस में 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं जिसको हम LAT, ट्रिप्सिन, एमाइलेज या लाइपेज कहते हैं। इनका अपना अपना काम है जो मैंने यहाँ लिख दिया है बोर्ड पर। ट्रिप्सिन पेप्टोन जो बना था, यहाँ HCl जो है पेप्सिन को क्या करता है, पेप्टोन में बदल देता है प्रोटीन प्रकार करके। और यह जो पेप्टोन में बदला है उसको पेप्टाइड में बदल देता है। कौन सा, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन मतलब ट्रिप्सिन। और यह एमाइलेज जो होता है वह स्टार्च और ग्लूकोज को माल्टोज में बदल देता है। और यह लाइपेज जो है वसा का विखंडन करता है अच्छी तरह से। फिर छोटी आंत में 3 पार्ट होते हैं, ग्रहणी, जजनली। ग्रहणी में मैंने बता दिया दोनों नलिकाएं से क्षारीय प्रकृति खाना यहाँ पूर्ण पाचन होता है। फिर खाना का फैलाव होता है जेजुनम में और इलियम द्वारा क्या करता है, भोजन का अवशोषण कर लिया जाता है। और बाकी जो भोजन होते हैं वह यहाँ पर अपेंडिक्स के माध्यम से वह इसमें हम बड़ी आंत में भेज देते हैं। और बड़ी आंत में क्या होता है, जल का अवशोषण कर लिया जाता है। जल का अवशोषण छोटी आंत में नहीं होता है, बड़ी आंत में जल का अवशोषण किया जाता है। ठीक है। और बाकी जो अपचय भोजन है उसको हम लोग क्या करते हैं, मल द्वारा शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक भोजन की पाचन को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। एक चीज और भोजन के पाचन से पूछी जाती है कि भोजन का पाचन जो होता है हमारे 5 चरणों में कंप्लीट होता है। भोजन का पाचन 5 चरणों में कंप्लीट होता है। सबसे पहला चरण जो होता है वो हमारा अंतःग्रहण कहलाता है। अंतःग्रहण मतलब होता है कि भोजन को जो हम मुंह में रखते हैं उसे हम अंतःग्रहण कहते हैं। पहले अगर भोजन को लेंगे ही नहीं तो पचाएंगे कैसे, तो भोजन को हम ले रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, अंतःग्रहण। दूसरा जो होता है उसको हम पाचन कहते हैं, मतलब भोजन को हम मुंह में रख लिए हैं, अब धीरे धीरे उसको हम क्या करेंगे, पचाएंगे। ठीक है। तीसरा जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, मतलब तीसरा और चौथा स्वांगीकरण होता है।
एक, और ये अवशोषण होता है। नहीं, ये तीसरा जो होता है स्वांगीकरण होता है, स्वांगीकरण तीसरा ही होता है, और ये अवशोषण होता है, और ये हमारा क्या होता है, निष्कासन होता है, निष्कासन होता है। बहिष्करण भी लोग कहते हैं, बहिष्करण भी कहते हैं और निष्कासन भी कहते हैं। तो भोजन का पूछा जाता है, भोजन का पाचन कितने चरणों में होता है, भोजन का पाचन कितने चरणों में होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम इसको बोलेंगे कि 5 चरणों में हमारा भोजन का पाचन होता है। पहला अंतःग्रहण, मतलब भोजन को हमने अंतःग्रहण किया, भोजन को हमने मुंह में लिया। दूसरा पाचन, अब विभिन्न एंजाइम मिलकर भोजन का पाचन करेंगे। स्वांगीकरण मतलब होता है भोजन का अवशोषण, जो मतलब भोजन जो हमारे शरीर में आया है उसमें पाचन की क्रियाएं जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, स्वांगीकरण कहते हैं, जिसमें भोजन बहुत सारे स्टार्च में, ग्लूकोज में बदलता है, उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, मतलब स्वांगीकरण कहते हैं, जो विभिन्न एंजाइमों द्वारा किया जाता है। फिर अब जो भोजन बन गया, जिससे हम ग्लूकोज या एनर्जी या ऊर्जा बनाए हैं, जो स्वांगीकरण के द्वारा बनता है, जो हम ऊर्जा बनाए हैं वो अवशोषण, उसके बाद अवशोषण होता है, वो उस ऊर्जा का हमारे रुधिर कोशिकाओं द्वारा उनका अवशोषण कर लिया जाता है और पूरे शरीर में क्या कर दिया जाता है, फैला दिया जाता है। ठीक है, रुधिर कोशिकाओं को, यह छोटी यहाँ इलियम की बिलाई जो होती है रुधिर कोशिकाओं द्वारा जुड़ी होती है, जो प्रोडक्ट जो है उस पूरे का परिसंचलन करता है। फिर अवशोषण के बाद हमारा निष्कासन, जो खाना मतलब जितना हम अवशोषण करना था हमने कर लिया, और जो हमारे जो मतलब अपचय भोजन है उसे हम क्या करते हैं, निष्कासन कर देते हैं, मतलब शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो इस प्रकार हमारा इन 5 चरणों में भोजन का पाचन क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। आप लोग यहाँ पर इस फिगर को बार बार बनाने की प्रैक्टिस करेंगे और बार बार यह जो अंग है उनके नामों को भी देखने की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपका यह पिक्चर आसानी से मतलब बन सके एग्जामों में। ठीक है, और ये पिक्चर एक बार देखने से आपके ये चीजें भी याद करना बहुत ही काफी आसान हो जाएगा। आई होप आपका जो यह मनुष्य का पाचन तंत्र है उस चीज को समझने में, मनुष्य की जो पाचन क्रिया है उस चीज को समझने में काफी सुविधाजनक हुई होगी। ठीक है, अगर कोई चीज छूट गया हो, कोई चीज टॉपिक हो, अगेन मैं सेम हर वीडियो में ये चीज कहता हूँ, तो आप उस वर्ड को, उस मतलब उस शब्द को या जो भी समस्याएं हैं जो समझ में नहीं आ रही है उस चीज को आप कमेंट में लिखिए, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उस चीज की चर्चा कर देंगे। तो आई होप आपको ये सब चीजें अच्छी से तरह से समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, और व्यूज जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी मुझे भी लगेगा कि हाँ कुछ लोग मेरे वीडियोस के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं, ताकि मैं क्या करूँ, रेगुलर वे में मतलब वीडियोस बनाऊं। अभी कुछ दिन 2-3 दिन या 4 दिन 5 दिन करके वीडियो आती है, क्योंकि समय नहीं मिल पाता है, क्योंकि यहाँ भी ऑफलाइन बैचेस चलती है, जिस तरह से समय उतना नहीं मिल पाता है। तो बस इसी के लिए होता है, जब भी समय मिलता है तो मैं वीडियो को रिकॉर्ड करता हूँ। तो फिलहाल तब तक के लिए बाय, टेक केयर।